हेलो डियर, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON और प्रश्न है यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट में आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आज जो है हम देखेंगे कि नर्स के क्या गुण होता है, ठीक है। नर्स के फुल फॉर्म देखेंगे, नर्स के गुण क्वालिटी देखेंगे, विशेषता जिसको बोलते हैं, और नर्स के कार्य देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नर्स का अर्थ लिखे, मतलब नर्स का मीनिंग क्या होता है, और नर्स के गुण लिखे। तो चलिए हम लोग नर्स का अर्थ समझते हैं। पहले मीनिंग, नर्स या परिचारिका का अर्थ है कि रोगी की सेवा शुश्रूषा करना। शुश्रूषा का मतलब होता है कि नर्स का परिचारिका का अर्थ है, नर्स या परिचारिका का अर्थ होता है कि रोगी का संपूर्ण सेवा देना आसानी से, ठीक है, विशिष्ट सेवा देना। नर्स के व्यावसायिक नर्स का, ठीक है, व्यावसायिक नर्स का अर्थ होता है, देख लीजिए, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल नर्स। प्रोफेशनल नर्स का अर्थ होता है, व्यावसायिक नर्स वह नर्स होती है जो किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या कॉलेज से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हो, संबंधित नर्सिंग कॉलेज से रजिस्टर्ड हो। वही एक जो है व्यावसायिक नर्स होती है, जो अपने कामों को जो है अच्छे से करने का नॉलेज रखती है। यही जो है आपका एक नर्स होती है, समझ गए। और नर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिग्री करेंगे तो BSc नर्सिंग, डिप्लोमा करेंगे तो GNM हो गया, समझ गए ना। तो यही आपका नर्स हो गया। तो नर्स के बारे में ये चीज़ समझ गए आप लोग। चलिए, नर्स के बारे में समझ गए। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि जो आपका नर्स होता है, ठीक है, नर्स का एक अपना मीनिंग है, NURSE। नर्स का एक अपना वर्ड फुल मीनिंग है, ठीक है। देख लीजिए, N का मतलब होता है नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता। नर्स में एक जो है श्रेष्ठता होनी चाहिए। U का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब नर्स को एक समझदारी होनी चाहिए, एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए नर्स के अंदर। R का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। नर्स को एक उत्तरदायित्व भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। S का मतलब होता है सिंपैथी, एक नर्स के अंदर अनुभूति भी होनी चाहिए। और E का मतलब होता है इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता, मतलब एक नर्स के अपने कार्य क्षमता के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो ये नर्स के अपना अपना मीनिंग है, जिसके अंदर नर्स के अंदर जो नर्स का वर्ड मीनिंग है, इसी के अंदर इसके काम जो है छुपा हुआ है, ठीक है। एक नर्स को श्रेष्ठ होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उत्तरदायित्व से होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, और कार्य क्षमता, एक नर्स के अंदर बेहतर कार्य क्षमता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। ओके, चलिए, ये चीज़ को समझ गए, नर्स के फुल फॉर्म। अब यहाँ पे नर्स के आपसे गुण पूछा जा सकता है, ठीक है। नर्स के सिंपल आपसे क्वालिटी या फिर नर्स का विशेषता आपसे पूछा जा सकता है। 5 नंबर में पूछेगा कि नर्स के विशेषता या नर्स के गुण को लिखे या बताए, या नर्स के विशेषता या गुण कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सीधा लिखिएगा, एक नर्स में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए या निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, आप चाहें तो एक नर्स के विशेषता या गुण के बारे में जितना मन उतना पॉइंट लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको 14-15 पॉइंट बताऊंगा जो 5 नंबर के लिए इनफ होगा। ओके, चलिए, एक नर्स को अपने साथियों के प्रति स्नेहपूर्वक जो है होना चाहिए, ठीक है। एक नर्स जो होती है वह यूनिट में काम करती है, एक संगठन में, तो उस नर्स को अपने साथियों के साथ जो है प्रेम और स्नेह की भावना होनी चाहिए। ओके, नर्स को हमेशा ईमानदार होनी चाहिए, अपने कामों के प्रति हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए। नर्स को अनुशासन एवं आज्ञा पालन होना चाहिए, एक नर्स को अनुशासन और आज्ञा पालन जो है होनी चाहिए। ओके, नर्स में धैर्य सबसे पेशेंस होना बहुत जरूरी होता है, तो एक नर्स का गुण है कि वह धैर्यवान भी हो। ओके, नर्स को स्वस्थ मानसिक और शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए, एक नर्स का जो मानसिक मेंटल जो हो स्थिति वह शारीरिक और स्वस्थ हो, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नर्स को जो है एक समझदार व्यक्ति बनना चाहिए, एक समझदार व्यक्ति होनी चाहिए। नर्स में एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, नर्स के व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, नर्स को एक बिहेवियरल जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नर्स में शालीनता एवं गरिमा होनी चाहिए, एक नर्स के अंदर शालीनता और अगर गरिमा नहीं है तो फिर नर्स होने का मतलब नहीं बनता है। नर्स को ईमानदार व निष्ठावान होनी चाहिए, ठीक है। नर्स में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए डिसाइड करने की, ठीक है। नर्स को मनोवैज्ञानिक ज्ञान होनी चाहिए, अगर मनोवैज्ञानिक ज्ञान नहीं होगा एक नर्स को तो वह स्थितियों के साथ जो है तालमेल नहीं बैठा पाएगी और घबरा जाएगी सिचुएशन के साथ में, ठीक है। नर्स को तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, मीन्स नर्स को कंप्यूटर का भी ज्ञान होनी चाहिए, नर्स को विभिन्न मशीनों को ऑपरेट करने का भी ज्ञान होनी चाहिए, यानी एक तकनीकी योग भी होनी चाहिए। नर्स में जो है सहानुभूति एवं व्यवहार जो है कुशलता होनी चाहिए, नर्स का जो व्यवहार है और जो वो उसमें कुशल होना चाहिए, और सहानुभूति सिंपैथी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैं 14 पॉइंट यहाँ पे बताया हूँ। आप चाहें तो नर्स के बारे में और सारा जो पॉइंट है वो चीज़ें आप लिख सकते हैं जो नर्स के अच्छी अच्छी चीज़ों को दर्शा सके, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 14 पॉइंट है, मैं बता दिया। यह 5 नंबर के अगर पूछेगा तो 5 नंबर के लिए इतना 14 पॉइंट इनफ है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के बारे में हमें विशेषता देना हो तो हम उसके विशेषता में क्या क्या लिखेंगे वो चीज़ सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे विशेषता या गुण समाप्त होता है नर्स का। ओके, अब इंग्लिश में यहाँ पे नर्स के क्वालिटीज दिए गए हैं, इसको आप लोग को पढ़ना है, देखना है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नर्स के क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन से प्रमुख काम है बताइए। तो चलिए हम लोग अब नर्स के कार्य को देखते हैं। साथियों, नर्स का प्रमुख कार्य हो सकता है, समझ गए ना, नर्स के प्रमुख कार्य जो है हो सकते हैं। जो कुछ कार्य है निम्न नीचे में यहाँ पे दिया गया है, देखिए।
नर्स को एक देखभाल करने वाली होनी चाहिए। नर्स का एक काम होता है देखभाल करना, यानी केयर गिवर होनी चाहिए। नर्स जो है वह देखभाल करती है, तो नर्स का एक काम ये भी होता है देखभाल करना। मतलब नर्स जो है देखभाल के रूप में जो है रोगी को इलाज के समय रोगी के साथ रहती है और डॉक्टर द्वारा लिखी गई सभी दवाइयाँ देती है तथा रोगी की दवा के प्रभाव का परीक्षण करती है और रोगी के सभी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करती है। तो यही जो है नर्स होता है। नर्स रोगी के लिए तमाम ऐसे कार्य करती है जो रोगी को चाहिए, जो रोगी को आवश्यकता है, वही नर्स देखभाल न करेगी। तो ये पहला हो गया कि नर्स जो है रोगी के देखभाल के काम करती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है शिक्षक के रूप में, एजुकेटर के रूप में। एजुकेटर मीन्स होता है कि नर्स एक जो है शिक्षक के रूप में भी कैसे काम करेगी। जैसे शिक्षक अपने छात्र छात्राओं को जो है अपने पठन पाठन अपने शिक्षण के बारे में हर एक चीज़ बताते हैं, शिष्टाचार सिखाते हैं, उसी प्रकार से एक नर्स को भी अपने क्लाइंट यानी अपने रोगी को या रोगी के पेरेंट्स या रोगी के संबंधियों को स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए कि कैसे जो है हमें स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ये कब जो है कैसा भोजन करें, स्वच्छता से संबंधित सभी चीज़ें बताना चाहिए। और यही चीज़ तो स्वास्थ्य शिक्षा होता है। तो नर्स जो है एक शिक्षक के बारे में एक शिक्षक के रूप में भी काम कर सकती है और रोगी को और रोगी के परिवार को, रोगी के संबंधियों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी दे सकती है। समझ गए। तीसरा देखिएगा प्रबंधक के रूप में। अब नर्स एक होती है वह मैनेजर के रूप में भी काम करती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रोगी की देखभाल के लिए सभी आवश्यक साधनों की व्यवस्था एक नर्स करती है तथा वार्ड में सही माहौल बनाकर रखती है। अब देखिए प्रबंधक के रूप में, मैनेजर के रूप में क्या काम करती है। तो मैनेजर का क्या काम होता है कि जो भी चीज़ें हो उसको मैनेज करके रखना, जहाँ भी कुछ कमी लगे, जहाँ भी कुछ डिफॉल्ट लगे तो उससे सुधारे, कमियों को दूर करे, चीज़ों को स्टोर करके रखे, मैनेजमेंट संभाले। तो उसी प्रकार से एक नर्स का भी काम होता है कि रोगी का हर एक देखभाल करे, अगर देखभाल में कोई कमी हो तो उससे पूरा करें और जो है रोगी के संपूर्ण साधन जो है व्यवस्था उपलब्ध कराएं और एक माहौल जो है अच्छा एक मैनेज करके रखें माहौल को। और यही एक नर्स जो है मैनेजर के रूप में काम करती है। समझ गया चीज़ को। चलिए चौथा देखिएगा विचारों की संप्रेक्षक कम्युनिकेटर के रूप में, विचारों की संप्रेक्षक के रूप में। अब नर्स जो होती है वह एक कम्युनिकेटर के रूप में काम करती है। कैसे काम करती है। तो जैसे नर्स जो होती है वह रोगी के सभी तरह के जो भी आवश्यकता होती है उसके बारे में रोगी से जानती है, उसके स्थिति के बारे में जानती है और चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य सदस्यों के बीच में जो है चीज़ों को भेजती है, रिपोर्ट को भेजती है। साथ में जो भी रोगी के मरीज होते हैं उनसे भी बातचीत करती है और इसके बारे में कंडीशन के बारे में बताती है। यानी यह एक कम्युनिकेटर के रूप में काम करती है, मतलब एक मीडिएटर के रूप काम करती है, एक मध्यस्थता की काम करती है कि नर्स जो है जो भी मरीज है उसका रिपोर्ट लेती है, उसका कंडीशन देखती है और चिकित्सक डॉक्टर को बताती है। ठीक है ना। स्वास्थ्य सदस्य में जो भी हेल्थ टीम में काम करने वाले हैं उनको बताती है इसके बारे में। साथ में जो भी रोगी है उसको अपने रोगी के घर वालों संबंधियों को बताती है। तो ये कम्युनिकेटर का रूप होता है, मतलब कम्युनिकेशन संचार का काम करती है। और संचार में क्या होता है कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह फैलाना, भेजना। समझ गए। एंड पांचवा नंबर देखिएगा शोधकर्ता के रूप में, शोधकर्ता यानी रिसर्चर के रूप में। नर्स जो होती है वह जो है एक क्या करती है कि वह अपने क्षेत्र में अपने चीज़ों में जो है रिसर्च का भी जो है मदद करती है। चिकित्सकों को जो भी डॉक्टरेट होते हैं उन सबको जो है रिसर्च में चीज़ों को खोजने में, नए नए चीज़ों को इन्वेंशन में मदद करती है। ठीक है। छठा है कि अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में। अब नर्स जो होती है अपनी रोगी के लिए सुरक्षा के लिए एक विधि विशेषज्ञ की तरह काम करती है, यानी एक कानून विशेषज्ञ की तरह काम करती है। जैसे रोगी की सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है। मतलब अधिवक्ता के रूप में कहा जाए तो जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को कानूनी सहारा लेना पड़ता है और वह व्यक्ति अगर कानूनी चीज़ों के बारे में नहीं जानता है तो किसके पास जाता है, सबसे पहले एडवोकेट के बारे में जाता है, सलाह मशवरा करता है। उसी प्रकार से नर्स जो होती है वह जो है मरीज के हर एक चीज़ों को ख्याल रखती है, हर एक मरीज के क्या चाहिए, क्या अधिकार है जो मरीज को मिलना चाहिए, इन अधिकारों को, इन चीज़ों को जो है मरीज के लिए सुरक्षित रखती है और उसके मरीज के आवश्यक अधिकार को जो है दिलाती है। और यही नर्स जो है अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में करती है। क्योंकि जो मरीज होते हैं वो अस्पताल में क्या फैसिलिटी है इस चीज़ को मरीज नहीं जानता है, तो इसको क्या अधिकार है, क्या मरीज को नीड है, इस सब का सुरक्षा कौन करता है, ये नर्स ही जो है करती है। समझ गए। इसीलिए एडवोकेट के काम करती है। ओके। नेक्स्ट देखिएगा सलाहकार के रूप में, काउंसलर के रूप में। अब नर्स जो होती है वह क्या करती है कि एक काउंसलर के रूप में भी, एक सलाहकार के रूप में भी जो है क्या करती है, मदद करती है लोगों को। और वह जो है रोगी के हर एक निर्णय लेने में सलाह देती है, सहायता करती है समस्या को सुलझाने में। और यही जो है सलाहकार के रूप में एक नर्स का भी काम होता है। ठीक है। एंड 8 नंबर का देखिएगा रिहेबिलिटेशन, मतलब होता है पुनर्वास में सहायक। नर्स रोगी को समाज में पुनर्स्थापित करने में योगदान देती है तथा परिवार में स्थापित होने व अपनी जीविका कमाने लायक बनाने में मदद करती है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, मतलब फिर से अपने पूर्व के स्थिति में वापस लौटना। तो नर्स जो होती है पुनर्वास में बहुत बड़ा मदद करती है। जो भी पेशेंट होते हैं वह इलाज के बाद अपने परिवार के साथ कैसे तालमेल स्थापित कर सके, पुनः अपने कैसे जीविका यानी कमाने की इनकम को आगे जो है बढ़ा सके, बना सके, इसमें मदद करती है तालमेल पूर्व की स्थिति में लाने के लिए। तो यह जो है नर्स पुनर्वास में भी सहायक होती है। ठीक है।
एंड नौमा देखिएगा प्रशासक के रूप में। नर्स जो होती है वह एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी काम करती है। अब आप लोग को पता होगा एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है कि सभी कामों को देखभाल करना, तो उसी प्रकार से नर्स जो होती है वह सभी कामों को देखभाल मॉनिटरिंग भी करती है और यही एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी काम करती है। एंड नेक्स्ट है 10वां नंबर कोऑर्डिनेटर समन्वयक। नर्स जो होती है वह एक कोऑर्डिनेटर का काम करती है। कोऑर्डिनेटर मतलब कहा जाए, समन्वयक मतलब तो एक से दूसरे के बीच में कैसे समन्वय बनाना है, कैसे एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करना है, यह समन्वय का काम करती है, कोऑर्डिनेट का काम करती है। जैसे अगर हॉस्पिटल में नर्स है, नर्स के बाद डॉक्टर है, डॉक्टर में भी जूनियर सीनियर डॉक्टर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उसी प्रकार से अन्य हेल्थ टीम होते हैं, साथ में वहाँ जिस संस्था में है वहाँ का प्रभारी होता है। तो इन सब के बीच में जो है एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन का काम कौन करते हैं, तो ये नर्स करती है। साथ में मरीज होते हैं, तो मरीज और डॉक्टर और अपने और अन्य हेल्थ टीम के बीच समन्वय स्थापित करने का काम नर्स करती है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वर के रूप में। ऑब्जर्वर के रूप में कैसे काम करती है, तो वह जो है पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका निभाती है कि अन्य स्वास्थ्य टीमों के द्वारा किए गए कामों को वह जो है ऑब्जर्व भी करती है, पर्यवेक्षण भी करती है। ठीक है, तो ये काम है। एंड लास्ट वाला है नर्स जो है वह रोगी के सुरक्षा से संबंधित कार्य भी करती है, यानी नर्स जो है अपने रोगी को सुरक्षा प्रदान करती है और यह भी जो है काम एक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नर्स का सभी कार्य हम लोग 12 कार्य देखे हैं। इसमें से आपको कोई भी 8-10 कार्य जो है एग्जाम में नर्स का कार्य पूछेगा तो आपको लिख देना है। अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो सिंपल नर्स के कार्य पूछ लिया है, तो ये हो गया। आपसे अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी अगर पूछेगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या कार्य होते हैं बताइए, सेम चीज़ें है, यही सब कार्य जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आपको पूछेगा, तो सेम कार्य सब हो जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अगर कार्य पूछे तो यही सब चीज़ को लिख देना है। बस आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है, तो जो भी नर्स काम करेगी वह कम्युनिटी हेल्थ में ही अपना काम करेगी। बाकी जितना पॉइंट देखें 12 पॉइंट सब वहाँ पर होगा। ओके, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा 5 नंबर में कि नर्सिंग प्रक्रिया के बारे में बताइए, तो नर्सिंग प्रक्रिया को लिखकर इसके कैरेक्टरिस्टिक को आप लोग लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 5 नंबर। देखिए नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मैं आपको पहले ही बताया कि प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी बाई पीढ़ी जो है आगे की तरफ चलना, यही प्रक्रिया होता है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, विधि क्या होता है, तो कोई भी काम हम करते हैं तो जो काम प्रोसेस में होता है मतलब दर बाई दर आगे बढ़ता है, और जो भी चीज़ें धीरे धीरे एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े तो वह एक प्रक्रिया में आ जाता है। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस एक क्रमबद्ध होता है नर्सिंग प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अंदर इस प्रक्रिया के अंदर रोगी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, रोगी की सेवा की योजना बनाना कि कैसे जो है उसके हम योजना कैसे उसको काम देंगे, कैसे उसका सेवा करेंगे, इसका योजना बनाना। उसके बाद जो है सेवा को रोगी पर कैसे लागू करना है मतलब क्रियान्वय इम्प्लीमेंटेशन, और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना, और लास्ट वाला मूल्यांकन करना शामिल है। मतलब यह एक नर्सिंग प्रक्रिया एक क्या है, हमारा क्रमबद्ध जो है प्रक्रिया है, सीरियल प्रोसेस है। अब इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता यह है कि मूल्यांकन मतलब आकलन करना, मतलब आकलन करना, स्वास्थ्य के बारे में जानना कि कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है, तो ये आकलन होता है, आकलन करना स्वास्थ्य के बारे में। तथा रोगी की सेवा का योजना बनाना, ठीक है ना, योजना बनाना भी शामिल होता है। उसके बाद उस पर कैसे उस योजना को लागू करना है मतलब कैसे सेवा देना है, तो ये होता है। और उसके प्रभाव जो भी काम किए हैं उसका कितना ज़्यादा इफेक्टफुल रहा है, तो उसके प्रभावों का मूल्यांकन करना इस प्रक्रिया में शामिल होता है। मतलब सीधा कहा जाए तो 5 पॉइंट को 5 सीरियल को यहाँ पे लिख दिया गया है, वही परिभाषा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग परिभाषा जो देखे हैं ना, तो ये परिभाषा जो है बताता यह है कि एक लोइस लोनेस थे, ठीक है ना, लोइस नोलेस थे। अब ये जो लोइस नोलेस थे इन्होंने 1967 में 5 DS का इस्तेमाल करते हुए नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित किया। ये अलग की बातें हैं कि मैं आपको आगे बताऊँगा, तो वो 5 स्टेप अलग है, लेकिन वो 5 स्टेप इसी 5 DS से लिया गया है, इसी 5 DS से रिलेटेड है। तो एक लुइस लोनेस थे, इन्होंने जो है 1967 में 5 DS का इस्तेमाल किया, किसके लिए, इस नर्सिंग प्रक्रिया को दिखाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। यानी 5 DS मतलब 5 D का इस्तेमाल किया, और यही 5 D के अंतर्गत इन्होंने इस नर्सिंग प्रक्रिया को बता दिया, दिखा दिया कि यह ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, देखिए 5 D है, तो उसमें फर्स्ट वाला D का मतलब है खोजना, डिस्कवर करना। खोजने का मतलब होता है कि कैसे बीमारी हुआ है, ये बीमारी का क्या कारण है, मतलब एक प्रकार से आकलन वाला स्टेप जो है यहाँ पे डिस्कवर होता है, खोजना। उसी प्रकार से जो दूसरा स्टेप वहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस का होगा, वो यहाँ पे डेल्वी होता है, मतलब गहन अध्ययन करना, मतलब एकदम डीपली अध्ययन करना। तीसरा है डिसाइड, यानी निश्चय करना या योजना बनाना, यह प्लानिंग में होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे डिसाइड दिया गया है D से डू मतलब लागू करना, मतलब करना, यानी जो भी हम निर्णय लिए हैं, निश्चय योजना बना है, उसको कैसे हम काम करेंगे, उसको लागू करेंगे, तो ये डू होता है। ठीक है, एंड लास्ट वाला D है डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मतलब जो चीज़ें लागू किया गया है उसका कितना ज़्यादा प्रभाव रहा है या नहीं रहा है, इसका मूल्यांकन करना, यह डिस्क्रिमिनेट होता है। तो ये 5 DS को जो है कौन दिया, लोइस नोलेस ने दिया। कब दिया, 1967 में दिया, और इसके अंतर्गत ही इन्होंने नर्सिंग प्रक्रिया को प्रकाशित किया। आगे चल के यह स्टैंडर्ड होते होते इसको हम लोग अलग तरीके से पेश करते हैं, जो कि आगे आप लोग देखिएगा। ठीक है,
तो यही हमारा 5 याद रखिएगा, डी फॉर डिस्कवर, डी फॉर डिल्व, डी फॉर डिसाइड, डी फॉर डू और डी फॉर डिस्क्रिमिनेट। यही 5 पॉइंट याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया 1967 वाला बात है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, जो हम लोग आगे भी देखेंगे चरण, मूलतः 5 चरण होते हैं। कौन कौन? आकलन का, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग निदान का, योजना का, क्रियान्वयन का और आकलन का। यही 5 जो स्टेप है ना, इस 5DS से जुड़ा हुआ है। 5DS से जुड़ा हुआ है। अर्थ 5DS का भी वही होगा जो आपके आगे चरण देखेंगे जिसका मतलब होगा। ठीक है, दोनों का सेम मतलब होता है। अब हम लोग देखे थे कि हमको इसमें बताना है नर्सिंग प्रक्रिया का निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग को कैरेक्टरिस्ट बताना है, विशेषता बताना है कि ये जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है, क्रमबद्ध यह जो चरण है जिसके अंतर्गत जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, तो इसका क्या विशेषता है, क्या इसका कैरेक्टरिस्ट हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन आपको हो सकता है लाभ भी पूछ दे, क्वेश्चन हो सकता है उद्देश्य भी पूछ दे, तो ये विशेषता से ही सब निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप एक इसका सिर्फ कैरेक्टरिस्ट जान जाते हैं, विशेषता अगर समझ लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस का, तो बाकी के सब जो है आप लोग ऑटोमेटिक जान लेंगे, समझ आएंगे, चाहे वो उसका उद्देश्य पूछे या उसका महत्व वो पूछे, बात वही होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो इसका जो है नर्सिंग प्रक्रिया का निम्नलिखित महत्व है। चलिए महत्व को देखते हैं। पहला महत्व है नर्सिंग प्रक्रिया एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। पहला इसका विशेषता क्या होगा कि नर्सिंग प्रक्रिया अपने आप में एक क्या है, योजनाबद्ध है, एक प्लानिंग है। चूंकि हम प्लानिंग यहाँ पे बनाते ही हैं, तो यह एक प्रकार से क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा। यह एक क्रमबद्ध तरीका है। ठीक है ना, मतलब सीरियल है। ठीक है, ये भी होगा। यह लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए की जाती है। अब चूंकि जो भी हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो हम जानते रहते हैं कि कौन से स्टेप के बाद कौन से काम करना है और लास्ट में हमें क्या इससे मिलेगा, तो जानते रहते हैं, यानी यह लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए किया जाता है। ठीक है, चलिए, इससे परस्पर व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। अब इस स्टेप बाय स्टेप किए गए इस सेवा से व्यक्तिगत जो है पर्सनली संबंध भी बनता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होता है। अब जब कोई काम आसान हो जाए, सीरियल में होता है, क्रमबद्ध एक क्रम में होता है, तो इससे जो है एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी व्यक्ति में उत्पन्न होता है, चाहे वो स्टाफ के बीच में हो या मरीज के बीच में हो। ठीक है, यह मरीज को केंद्र में रखकर पूर्ण की जाती है। अब यह जो प्रक्रिया होता है, तो यह 5 प्रक्रिया देख लीजिए, 1 प्रक्रिया, 2 प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया, 4 प्रक्रिया एंड 5 प्रक्रिया। ठीक है, 5 प्रक्रिया है। तो इस 5 के सेंटर में कौन होगा, मरीज होगा, क्योंकि यह सब के सब मरीज के लिए ही किया जा रहा है, इसलिए यह मरीज के केंद्र में रखकर यह प्रक्रिया किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। ओके, छठा है, यह प्रक्रिया अपने निश्चित चरणों में पूर्ण होती है। अब इसका एक विशेषता यह भी है कि यह प्रक्रिया अपने निश्चित चरण में, मतलब 5 चरण है तो 5 चरण में ही जाके जो है पूरा होता है। ठीक है, न ज़्यादा न कम होता है। यह प्रक्रिया चक्रीय रूप से संचालित होती है। चक्रीय का यहाँ पे मतलब ये होता है कि पुनः अगर मान गए किसी पेशेंट के लिए हम लक्ष्य रखे हैं कि इसको बेहतर उपचार करके ही भेजना है हॉस्पिटल से, लेकिन हम उसका ट्रीटमेंट किए और प्रोसेस बाई प्रोसेस काम करते गए, लास्ट में उसका जो है हम लोग रिजल्ट देखे, मूल्यांकन किए, तो पता चला कि जो हम इलाज सेवा दिए हैं इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। तो जब पता चल जाता है कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो फिर से क्या करते हैं, नंबर 1 स्टेप से फिर से शुरू करते हैं। तो यही एक क्या हो जाता है कि आपके चक्रीय होता है कि जहां खत्म हुआ फिर शुरू से शुरू हो जाता है, तो ही चक्रीय के अंदर आता है। ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया के चरण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। अब जो पहला चरण है वह दूसरा से रिलेटेड होगा, दूसरा चरण है वह तीसरा से रिलेटेड होगा, तीसरा चरण जो है चौथा से रिलेटेड है, चौथा चरण जो है 5वां से रिलेटेड, सब एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होते हैं। यह भी इसका एक विशेषता है। 9वां है, यह विश्व स्तर पर लागू होता है। अब जो नर्सिंग स्टेप्स हैं, जो 5DS ऊपर में आप लोग देखे हैं, लोइस नोलेस ने बताया है, यह पूरे विश्व लेवल पर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, यानी 5 स्टेप जो है नर्सिंग प्रोसेस का, यह पूरे यूनिवर्सल लेवल पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ हम पढ़ रहे हैं इंडिया के बुक में, ये मतलब इंडियन नर्सिंग में, तो सिर्फ यहीं पर लागू होता है, यह संपूर्ण विश्व में जो है लागू होता है। ठीक है, यह गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। अब यह प्रोसेस जो होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रोसेस कभी जो है जाकर जैसे 5 स्टेप का में काम पूरा होगा, तो क्या 2 पर जाके एकदम जो है काम हमेशा के लिए रुक जाता है, नहीं रुकता है। यानी यह एक मूवमेंट होता है, यह एक गतिशील होता है, जो एक के बाद एक स्टेप में होते जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह मैंने आपको 10 स्टेप 10 विशेषता इसका बताया, किसका, नर्सिंग प्रोसेस का। तो आप लोग इसको एक बार और खुद से पढ़ लीजिएगा, तो माइंड में चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न नर्सिंग प्रक्रिया और उसका विशेषता मेरा समाप्त होता है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे आगे, जो है देख लेंगे। ठीक है, चलिए, कैरेक्टरिस्ट है यहाँ पे, आप लोग अच्छे से इसको बढ़िया से देख सकते हैं, सब चीज़ दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि अगर आप अच्छे से स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि मेरे डियर अगर आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो आगे आने वाला समय में जो आप सपना लेकर आए हैं कि मेरा भी मेरिट पर जॉब हो जाएगा, तो ये आपका भूल है, दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, यहाँ पे आप लोग चलिए। अब हम लोग का आता है मेन क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन अगर आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यह क्वेश्चन उसमें से अकेला 5 नंबर का देगा, और बाकी के 2 क्वेश्चन अलग होंगे जो कि 5 नंबर में होंगे। यानी यह क्वेश्चन बड़ा है, इसको अच्छे से समझिएगा। नर्सिंग प्रक्रिया चरण के या घटक बताना है। नर्सिंग प्रक्रिया, अब देखिए, नर्सिंग प्रक्रिया का या तो कंपोनेंट घटक कह देगा, या फिर फेज या स्टेप के बारे में पूछ देगा, तो घबराना नहीं है। सीधा नर्सिंग प्रक्रिया के अवस्था चरण कुछ भी पूछे, वही 5 चरण को याद रखना है, जो मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रोसेस में भी बताया था। कौन कौन, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये 4-5 जो है आपके स्टेप है। इसी 5 स्टेप में आपको 2-2, 4-4 लाइन, 5-5 लाइन सब में लिखते जाना है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
नर्सिंग प्रक्रिया के 5 घटक शामिल है जो निम्न प्रकार है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नर्सिंग प्रोसेस प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया एक के करके दूसरा, दूसरा करके तीसरा, तीसरा करके चौथा, चौथा करके पाँचवा। तो यह सब के सब क्या है? एक प्रोसेस है। यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से लास्ट में यहाँ आ जाएगा। तो यह सब प्रोसेस बाई प्रोसेस गुजर रहा है। तो यही क्या हो जाता है? आपका एक प्रक्रिया होता है। और इसी में अलग अलग प्रक्रिया, जैसे एक स्थान यहाँ था, एक स्थान यहाँ था, एक स्थान यहाँ था, और ये तीनों स्थान से गुजर कर इस लास्ट वाले स्थान से जाना है। और यह स्टार्टिंग पॉइंट था। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और लास्ट में 5 पर पहुंचेगा। तो उसी प्रकार से यह नर्सिंग प्रक्रिया में एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया जाता है। ठीक है, कैसे? पहला होता है असेसमेंट, आकलन का, जहाँ पे पेशेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने मेल कितने फीमेल है, कितने, ठीक है ना, मरीज का कितना उम्र है, मरीज का क्या हो रहा है, पहले क्या दवाई चलता था, मतलब तमाम तरीके के आंकड़ा एक जुटाया जाता है, एकत्रित किया जाता है, जो इलाज में आगे मदद पहुँचाता है। ठीक है, तो पहला आकलन होता है। दूसरा होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब है नर्सिंग निदान। नर्सिंग निदान का मतलब होता है कि जब सूचना एकत्रित हो जाता है मरीज के बारे में, उसके परिवार के बारे में, तो नर्स वहाँ पे उसका डायग्नोस्टिक करती है, वहाँ पे डायग्नोसिस करती है, निदान करती है। निदान मीन्स कहा जाए तो चयन करती है कि लक्ष्य तैयार करती है। ठीक है ना, कि हमें कौन सी चीज़ों पर सबसे पहले प्राथमिकता देना है। ठीक है, मतलब अगर परिवार में 5 व्यक्ति है, उसमें से 3 व्यक्ति जो है ग्रसित है बीमारी से, तो नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेप जब बनेगा तो सभी पूरा घर के ख्याल रख के बनेगा। लेकिन उस घर के ख्याल तो रखा जाएगा, लेकिन जब दूसरा स्टेप नर्सिंग डायग्नोसिस में जाएगा तो वहाँ पे ये देखेगा कि सबसे पहले क्रिटिकल पोजीशन किसका है, सबसे ज़्यादा जरूरी किसको है इलाज करना, तो वहाँ पे पहचाना जाता है और सबसे पहले जो इलाज के लायक होते हैं पहले उनको प्राथमिकता दिया जाता है, यानी उसका इलाज किया जाएगा। मतलब वहाँ पे नर्सिंग डायग्नोस्टिक किया जाता है और पता किया जाता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यकता किसको है। ठीक है, तीसरा है योजना। योजना का मतलब होता है कि जो भी हमें करना है, जो हम डायग्नोस्टिक में मरीज को चुने हैं कि इस मरीज को इलाज करना है फलाने बीमारी के लिए, फलाना बीमारी है, तो उसके लिए हम योजना तैयार करते हैं। योजना मीन्स कहा जाए तो कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, इस सब के सब जो है योजना के अंदर बनता है। ठीक है, इस समय कम्युनिटी हेल्थ में अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, आप लोग अगर वहाँ पढ़े होंगे तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी चौथा है क्रियान्वयन। सिर्फ अंतर यह था कि वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ लिखा था, यहाँ पर सीधा नर्सिंग लिखा रहा है। ठीक है, चलिए, एंड चौथा है क्रियान्वयन। अब जो भी तीसरा स्टेप में मैंने प्लान कर लिया है, योजना बना लिया है, तो अब उस योजना को हम कैसे लागू करेंगे, कैसे उस योजना पर काम करेंगे, तो यह चौथा स्टेप काम को क्या करता है, शुरू करवाता है, यानी काम को स्टार्ट करवाता है, यानी मरीज को देख रेख करने का काम शुरू होता है। एंड 5वां स्टेप आता है, लास्ट स्टेप आता है, वहाँ पे मरीज का, ठीक है, जो नर्स होती है वह नर्सिंग प्रोसेस में सबसे लास्ट पॉइंट में अपने कामों का एवेल्युएशन करती है, आकलन करती है, या फिर जो भी नर्स उसके से सीनियर नर्स होगी वो नर्स क्या करती है कि वो अपने से जूनियर के कामों का मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन मीन्स कि कैसा काम हुआ है, इफेक्टिव हुआ है या नॉन इफेक्टिव हुआ है, या इसका क्या परिणाम रहा है। तो अगर अच्छा परिणाम है तो ठीक है, अगर नहीं लक्ष्य की प्राप्ति हुआ है तो फिर से एक स्टेप से शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से यह 5 जो है स्टेप आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब चलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके बता देते हैं। पहला है आकलन। आकलन का मतलब होता है कि यह प्रथम स्टेप है, प्रथम चरण है किसका, नर्सिंग प्रक्रिया का। बिल्कुल सही बात है। आकलन में क्या होता है, देखिए, नर्स द्वारा मरीज की स्वास्थ्य समस्या का पता किया जाता है, वह तथ्य एकत्रित किया जाता है। मैंने ऊपर में ही बताया कि नर्स जो है मरीज के स्वास्थ्य के जुड़ी हुई सभी समस्या के बारे में पता करती है। ठीक है, पता करने के बाद सूचनाओं को क्या करती है, कलेक्शन, एकत्रित करती है आकलन में, यही पहला है। इन तथ्यों के आधार पर मरीजों को देखभाल प्रदान करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा रोगी के स्वास्थ्य संबंधी सूचना, स्वास्थ्य समस्या एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। मतलब स्वास्थ्य के बारे में व्यक्ति का आकलन करना, जैसे कि व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, ठीक है, घर में और कोई तो पीड़ित नहीं है इससे, तो ये सब के सब जो है पता करना आकलन के अंतर्गत आता है। तो पहला हो गया आकलन। मेरे डियर, सब चीज़ का जो भी प्रोसेस हम इसमें 5 स्टेप देखेंगे, 5 स्टेप का कुछ ना कुछ अपना अपना उद्देश्य होगा कि आखिर ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। इस नर्सिंग प्रोसेस में हम ये 5 स्टेप में हर एक अपना अपना स्टेप का एक अपना अपना उद्देश्य है, पर्पज है कि यह स्टेप किस पर्पज से है, किस उद्देश्य से है, किस जो है उपयोग से है। ठीक है, तो सबका उद्देश्य भी लिखना पड़ेगा। तो आकलन का क्या उद्देश्य देख लीजिए। आकलन का उद्देश्य यही होगा कि मरीज का मूल्यांकन यानी अवलोकन किया जाता है, समस्याओं को जांचा जाता है, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के बारे में इकट्ठा किया जाता है, सूचना को, स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया जाता है, ठीक है, और जानकारी को नियोजित, मतलब जानकारी को एकत्रित करके नियोजित किया जाता है। तो यह हो गया आपका पहला क्या चीज़, आकलन का उद्देश्य। आकलन में मुख्यतः ये याद रखिएगा, समस्या को निश्चित करना, जानकारी इकट्ठा करना, समस्याओं को जांच करना, बीमारियों का अवलोकन करना। ठीक है, तो ये जो है कम से कम 4 उद्देश्य जरूर याद रखिएगा जो असेसमेंट का है। ठीक है, चलिए अब टूल्स ऑफ असेसमेंट। अब किन किन के जरिए मरीजों के समस्याओं के बारे में, उसके स्वास्थ्य संबंधित समस्या के बारे में जानकारी कर सकते हैं या सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तो आकलन करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जो देखकर होता है। ठीक है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन शारीरिक परीक्षण हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, और इन सब के जरिए जो है मरीज के आकलन करते हैं। ठीक है, 5वां है क्लिनिकल रिकॉर्ड जो कि पहले का होता है। ओके, दूसरा हमारा स्टेप है, वो स्टेप है नर्सिंग निदान। नर्सिंग निदान कहा जाए मेरे डियर
नर्सिंग निदान आपको यहाँ पे कहा जाए तो नर्सिंग निदान का दूसरा स्टेप है, मैं आपको पहले ही बताया कि यह नर्सिंग प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इस चरण में क्या होता है देख लीजिए। इसके अंतर्गत नर्सिंग आकलन द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों तथा तथ्यों का विश्लेषण करके रोगी की स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया जाता है। मतलब नर्सिंग निदान में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो है निश्चित किया जाता है, लक्ष्य को फिक्स किया जाता है कि हाँ हमें इस लक्ष्य पर इस बीमारी के लिए काम करना है, मीन्स मरीज को देखभाल सेवा देना है। तो नर्सिंग निदान में लक्ष्य को क्या होता है निर्धारित किया जाता है, सेवा देने का जो है क्या होता है बनता है, जो कि एग्जैक्ट पॉइंट बनता है, पता किया जाता है। ठीक है, तो यह कैसे पता किया जाता है, तो जो आकलन असेसमेंट में जो भी सूचना, जो भी आंकड़ा, जो भी तथ्य मिला है उसके आधार पर स्वास्थ्य समस्याओं को निश्चित किया जाता है कि फलाना समस्या है और इसको एक काम ये ट्रीटमेंट इसको देना है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप यही नर्सिंग निदान का होता है। ठीक है, चलिए अब इस निदान का भी अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य है कि आखिर इस स्टेप में नर्सिंग निदान का क्या उद्देश्य है, क्यों है ये। तो मेरे डियर, नर्सिंग निदान जो है आकलन में एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करता है, विश्लेषण करके तब ना स्वास्थ्य समस्याओं को निश्चित करता है कि हाँ पेशेंट को फलाना फलाना दिक्कत है तो इस चीज़ को, बीमारी का इलाज किया जाएगा, होता है ना। तो नर्सिंग आकलन से एकत्रित सूचना का विश्लेषण जो है करना, इसका जो है उद्देश्य होता है। रोगी के समान स्वास्थ्य व क्रिया स्तर की जाँच करना कि मरीज जो है कितना ज़्यादा जो है इफेक्टिव है, रोगी की असमान क्रियाओं को पहचानना और उनमें भी सबसे जो क्रिटिकल सिचुएशन होता है उस चीज़ को नर्स क्या करती है, पहचानती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, नर्सिंग निदान को क्रमबद्ध करना, नर्सिंग निदान भी क्रमबद्ध होता है, तथ्यों का क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेशन करना, यह हमारे जो है नर्सिंग निदान के उद्देश्य है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखेंगे, प्लानिंग देखेंगे। प्लानिंग के मतलब योजना होता है और हम लोग जानते हैं कि यह प्रक्रिया नर्सिंग प्रक्रिया का तीसरा चरण है, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे मेरे डियर, सामने है आपके, देखिएगा। इसके अंतर्गत रोगी की आवश्यकताओं को निर्धारण करके उसकी नर्सिंग देखभाल से संबंधित कार्य योजना बनाई जाती है। इसमें पहले रोगी की समस्या की प्राथमिकता तय की जाती है तथा बाद में उसके अनुसार लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। योजना तीसरा पॉइंट है और तीसरा स्टेप है। तो योजना का अर्थ होता है कि इसमें मरीज के जो भी स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया गया है कि एक मरीज के अंदर मान गए कि अगर उसका यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिन उसका क्या है, यूरिन जो है रिटेंशन हो चुका है, यूरिन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हम निश्चित कर चुके हैं कि हाँ हमें यूरिन के लिए देखभाल करना है कि कैसे यूरिन निकले और पेशेंट रिलैक्स हो, रेस्ट में आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चौथे में योजना बनाएंगे। योजना के मतलब होता है कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये बताता है कि हम अपने निश्चित समस्या जो किए हैं तो उसको कैसे हम जो है योजना के अंतर्गत समस्याओं को लाएंगे और उसको कब, कैसे और क्यों जो है करते हैं। ठीक है, तो यह हमें जो है योजना के अंतर्गत समस्याओं के बारे में, योजना बनाने के बारे में बताता है और इसी योजना के तहत देखभाल शुरू होता है। ठीक है, चलिए अब इस वाला जो है इसको देख लीजिएगा। नर्सिंग प्रक्रिया के दौरान योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरणों में तैयार की जाती है। अब जो योजना बनता है, जो तीसरा स्टेप योजना का है, तो यह योजना भी अलग अलग स्टेप में बनता है। कौन कौन स्टेप में, तो मात्र 3 स्टेप याद रखिएगा कि योजना पहला प्राथमिकता को निर्धारित करता है। प्राथमिकता को निर्धारित करने के मतलब कि मरीज के अंदर अगर 2-4 बीमारी है तो उसमें सबसे क्रिटिकल, सबसे खतरनाक बीमारी कौन है, तो इसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, पहले उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्राथमिकता का निर्धारण करना। दूसरा है आशान्वित परिणाम, एक्सपेक्टेड आउटकम। अब जो दूसरा है यहाँ पे वह आशान्वित, मतलब आशा से भरे हुए परिणामों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा योजना बनाते हैं जो हमें आशा होना चाहिए कि हाँ हम इसको प्राप्त कर लेंगे सही से। ठीक है, एंड इस योजना में नर्सिंग केयर, मतलब नर्सिंग देखभाल देने का प्लान भी तैयार किया जाता है, योजना भी बनता है कि कैसे मरीज को हमें देखभाल करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक है ना, तो इन जो है 3 पॉइंट है आपके, प्राथमिकता को निर्धारण करना, आशान्वित परिणाम, नर्सिंग केयर प्लान बनाना। यह योजना के 3 चरण अलग है। ठीक है, चलिए अब ये जो योजना है इसका आखिर क्या पर्पज है, ए भाई क्यों है यहाँ पे, तो देख लीजिए। रोगी की सेवा की प्रक्रिया को दिशा देना। अब जो प्रोसेस है तो वो प्रोसेस पर एक जगह पे आके अटकना थोड़ी ना है, मरीज को देखभाल देना है। तो इसके लिए जो योजना बना है, तो योजना इसीलिए होता है कि यह प्रक्रिया जो प्रोसेस है इसमें दिशा देता है, मतलब योजना बना के आगे की तरफ भेजता है काम करने के लिए। ठीक है, रोगी की सेवा की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए। अब जो प्रोसेस होता है नर्सिंग प्रोसेस, इसमें जो भी सेवा दिया जाएगा मरीज को उसको लगातार निरंतर एक जैसे बना रहे। ठीक है, स्वास्थ्य के रिहेबिलिटेशन, पुनर्वस्था करने के लिए, रोगी को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए, रोगी के रोग की रोकथाम करने के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए जो है योजना का उद्देश्य होता है अपना। चौथा है इम्प्लीमेशन, क्रियान्वय। क्रियान्वय का मतलब होता है कि जो योजना तैयार किया गया है उसको जो है अब उस पर अमल करके काम को शुरू किया जाता है ध्यान देकर। ठीक है, तो यह नर्सिंग प्रक्रिया के चौथा चरण है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत नर्स अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर जो है तैयार किए गए योजना, जो कि तीसरा चरण था, उसके आधार पर मरीज को अपने देखभाल सेवा प्रदान करती है, समय समय पर जो है मरीजों को ध्यान रखती है और उसमें होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्यान रखती है। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य देखभाल की कार्य योजना संपन्न होती है तथा नर्सिंग कार्य एवं गतिविधियों का संचालन शामिल होता है। मतलब सीधा कहा जाए तो योजना जो हमारा क्रियान्वय है यह एक तीसरा चौथा स्टेप है नर्सिंग प्रक्रिया का, जिसमें जो नर्स होती है वो अपने कामों को शुरू कर देती है, अमल करना, ध्यान देना शुरू कर देती है। जो योजना बनाई है उस पर जो है अमल शुरू हो जाता है और वो जो है समय समय पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मरीजों को जो है क्या करती है, देखभाल करना शुरू कर देती है, ताकि यह प्रक्रिया में कोई देरी ना हो, कोई रुकावट ना आए। ठीक है, अब ये प्रक्रिया जो है आपके काम शुरू हो गया, क्रियान्वय हो गया।
अब इस क्रियान्वयन का क्या उद्देश्य होता है मेरे डियर, देख लीजिए। तो नर्सिंग योजना एवं योजना के चरणों को बनाना, चरण को अगर आपको अच्छे से बनाना है, कंप्लीट बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं योजना और चरण में आपको कहीं ना कहीं काम को शुरू करना ही पड़ेगा। जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि आप जो काम दिए हैं वो इफेक्टिव है, सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो काम शुरू करता है, उससे योजना के चरण में क्या होता है, बनावट बनता है, ठीक है, चरण बनता है। रोगी के उपचार उपलब्ध होता है, यहाँ पे चूंकि काम शुरू हो जाता है। रोगी के लिए प्राथमिकता निश्चित होता है कि रोगी को जो है स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए, इससे काम किए जाते हैं। नर्सिंग सेवा उसको चरणों को क्रियान्वित करना और क्रियान्वय इम्प्लीमेशन करने से ही नर्सिंग का ये जो चरण हम लोग देख रहे हैं, यह चरण जो है भी चरण का भी जो है शुरू हो पाता है। मरीज का पुनः निर्धारण रीअसेसमेंट करना, और यही पे जो है मरीज का पुनर्निर्धारण भी किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः 3 चीज़ें हैं, यह योजना और योजना के चरणों को बनाता है, यह उपचार उपलब्ध कराता है, ठीक है, और यह नर्सिंग सेवा उसके चरणों को क्रियान्वित करता है, और यह रोगी के लिए प्राथमिकता निश्चित करता है। तो यह जो है इसका उद्देश्य होता है किसका, क्रियान्वय का, ठीक है। एंड लास्ट वाला है 5वां मूल्यांकन। मूल्यांकन यहाँ हमारा 5वां और अंतिम चरण होता है नर्सिंग प्रोसेस का। इसमें नर्स द्वारा प्रदान की गई जो भी नर्सिंग क्रिया है, जो क्रियान्वय में दिया गया है मरीज को, ठीक है, उसके बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो अपेक्षित परिणाम रखे गए थे वे प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब जैसे गोल सेट होता है ना, लक्ष्य प्राप्त लोग करता है कि हमें एक काम करना है, जब वो काम में हम असफल हो जाते हैं तो हम अपने अंदर कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट के बारे में एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि किस कारण से नहीं हुआ है, क्या कमी रह गया है। तो ये कहीं ना कहीं नर्सिंग प्रोसेस का जो अंतिम चरण मूल्यांकन है, यह नर्स द्वारा जो भी प्रदान किया गया काम सेवा होता है, यानी नर्सिंग क्रिया होता है, इसके बारे में जो है इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं अंत में कि मरीज को जो हम चाह रहे हैं वैसा परिणाम मिला है या नहीं मिला है। मीन्स जो लक्ष्य रखा गया था कि मरीज को बेहतर करना है, इस बीमारी से छुटकारा दिलाना है, तो क्या वह पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इस निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। इसमें मरीज की स्थिति में कितना सुधार आया है या नहीं आया है या कम आया है, इस पर मरीज को जो है ध्यान दिया जाता है और मरीज को तैयार किया जाता है। यह भी नर्सिंग प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। इसमें प्रक्रिया के प्रभावों या दुष्प्रभावों का पता लगाया जाता है। मतलब जो भी क्रियान्वयन किया जाता है उसका कितना प्रभाव रहा है, कितना जो है दुष्प्रभाव रहा है, इसके बारे में पता कहाँ से चलता है, एवेल्युएशन से पता चलता है। जैसे आप एक स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप एग्जाम दिए हैं, तो आप एग्जाम देने के बाद आपके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट क्या है, एक प्रकार से एवेल्युएशन है, जो आपके पूरे साल भर के पढ़ाई, आपके कामों को बताता है। वो 5 दिन 7 दिन के एग्जाम, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से नर्स का एवेल्युएशन एग्जाम कौन सा होता है, नर्सिंग प्रक्रिया के अंतिम वाला चरण होता है, जहां पे उसके द्वारा दिए गए सेवाओं के प्रभावों और दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी मिलता है कि कितना ज़्यादा जो है जो अपेक्षित परिणाम है आया है या नहीं आया है, इसके बारे में पता चलता है। तो इसीलिए यह आपका लास्ट चरण है, ठीक है, मूल्यांकन। अब इसका क्या उद्देश्य है मेरे डियर, तो इसका भी उद्देश्य है, देख लीजिए। मूल्यांकन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के आधार पर प्राप्त परिणामों की तुलना करना। अब ये मूल्यांकन के जरिए हम तुलना करते हैं कि जो पहले था और जो अब है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है या कोई सुधार है या नहीं है। इस चीज़ का जो है क्या करते हैं, हम डिफरेंस तुलना करते हैं। सेवा योजना में भूल की पहचान करना। अब ये जो हम लोग योजना बनाए थे, सेवा बनाए हैं, इस प्रक्रिया में लास्ट वाला आकलन के द्वारा हम खुद के इस चीज़ को भी पहचान पाएंगे कि इसमें हम कितना ज़्यादा भूल किए हैं, गलती किए हैं, एरर किए हैं, इसके बारे में आपको पता चलता है नर्सिंग प्रक्रिया से। तो इस प्रकार से आपको मैंने नर्सिंग प्रक्रिया, उसका विशेषता और उसके नर्सिंग प्रक्रिया के चरण के बारे में अच्छे से मैं आपको समझा दिया। यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के दूसरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस हमारे जो सामने है, नर्सिंग के नैतिक पहलू का वर्णन कीजिए। नैतिक पहलू यानी इथिकल जो है, नर्सिंग एथिक्स के बारे में हमसे पूछा है। ओके, तो चलिए हम लोग नर्सिंग एथिक्स यानी नर्सिंग नैतिक पहलू यानी इथिकल एस्पेक्ट के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखिए। अब यहाँ पे देखिए, नैतिक, नर्सिंग के नैतिक पहलू, इथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। नीति मतलब क्या होता है, नीति मतलब नियम होता है। शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इथोस से हुई है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए कि नीति शब्द का उत्पत्ति जो है वह जो है ग्रीक शब्द इथोस से हुई है। ओके, जिसका अर्थ होता है विश्वास। जिसका अर्थ क्या होता है, विश्वास। ओके, रीति रिवाज एवं आस्था, जिसका मतलब अर्थ होता है कि विश्वास करना, रीति रिवाज और आस्था, यह जो है अर्थ होता है किसका, इथोस का। नीति वह नियम है। नीति क्या है, एक नियम है या सिद्धांत कहिए इसको, जो कि अच्छे आचरण को निश्चित करते हैं। जो क्या करता है, एक अच्छे आचरण को निश्चित करता है एवं दर्शाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नियम क्या करता है, नियम आपको दर्शाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब नियम आपको बताता है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, समझ गए। यह निश्चित करता है, क्योंकि नीति एक खुद नियम है और यह एक थ्योरी होता है, सिद्धांत होता है, जो आपको बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ओके, नीति शास्त्र नियम इथिकल रूल्स मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नीति या नियम क्यों बनता है, तो किसी भी चीज़ के रक्षा के लिए, समझ गए। मतलब रूल्स जो बना है हमारे संविधान में, वह नियम क्यों बना है, तो नियम इसीलिए बना है ताकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको रक्षा किया जाए, क्योंकि नियम को सब मानते हैं। तो इसी प्रकार से जो नैतिक होता है, एक नर्स को भी जो है क्या काम करना चाहिए, क्या अच्छाई है, उसके लिए क्या बुराई है, किन सिद्धांत के तहत, किन नियम के तहत एक नर्स को अपने काम को करना चाहिए, उसके अधिकार की रक्षा के लिए
ज़रूरी है। समझ गए चीज़ को। तो नर्सिंग के नैतिक पहलू यही होता है कि नैतिक पहलू का मतलब होता है कि नीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इथोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है विश्वास, रीति रिवाज, आस्था। समझ गए। नीति वह नियम है। नीति क्या है? एक नियम है, वह एक सिद्धांत होते हैं जो एक अच्छे आचरण को निश्चित करता है। एक नियम क्या करता है कि व्यक्ति के एक अच्छे आचरण को निश्चित करता है, दर्शाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नीति शास्त्र नियम जो है मानव अधिकारों के लिए काफ़ी बनाए गए हैं। मतलब क्या मानव मनुष्य का अधिकार है, उसके लिए नीति शास्त्र जो है नियम बनाया गया है, और यह नियम जो है सबको रक्षा करता है अधिकार को। तो इस प्रकार से यह आपका नर्सिंग के नैतिक पहलू हुआ, इथिक्स हुआ। अब हम लोग कोड ऑफ इथिक्स देखेंगे। समझ गए। कोड ऑफ इथिक्स भी जो है आपसे पूछाता है। समझ गए। देख लीजिए। कोड ऑफ इथिक्स आचार संहिता इसको हम लोग बोलते हैं। एक नर्सिंग का कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है देख सकते हैं। आचार संहिता सिद्धांतों का वह समूह है जिसे व्यवसाय के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपनाता है तो उसे उसी व्यवसाय की आचार संहिता भी अपनानी पड़ती है तथा उससे निभाने की पूरी जिम्मेदारी भी लेता है। साथियों, आप लोग को पता है कि आप एक नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा काउंसिल में, तो आप एक नर्स जो है प्रोफेशनल नर्स बन जाएंगे। समझ गए। व्यावसायिक नर्स बन जाएंगे। तो ऐसे में जब आप नर्स बन जाते हैं तो आपके साथ साथ आपके विभाग में जितने भी नर्स होगा सबको एक नियम मानना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, और सबको जो है उसी व्यवसाय में अपने आचार संहिता को अपनानी पड़ती है तथा उससे निभाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यूँ कहा जाए तो आप लोग जानते हैं कि हम जितने भी डिपार्टमेंट होता है सभी डिपार्टमेंट का अपना अपना रूल्स होता है, अपना अपना नियम होता है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि जिस विभाग का जो नियम है वह उसका क्या है, इथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स है। उस विभाग में या उस संस्था में जितने भी काम करने वाला होगा वह अपने कंपनी के, अपने संस्थान के रूल और रेगुलेशन के खिलाफ में कभी नहीं जाएगा। उसका कंपनी जो रूल और रेगुलेशन सेट किया होगा उसी के तहत वह काम करेगा। यानी चाहे उसमें का मैनेजर हो या उसमें के छोटा कोई काम करने वाला कर्मचारी हो, सब अपने कंपनी के नियमों का जो है पालन करेगा, जो है क्या करेगा। और यह नियम क्या करता है कि उसके कंपनी को रक्षा करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से नर्स के भी क्षेत्र में जितने भी नर्स है उससे क्या करना चाहिए, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये नियम के तहत जो है वह जान पाती है कोड ऑफ एथिक्स के तहत। तो यही जो है समझ गए, कोड ऑफ एथिक्स समझ गए। चलिए, नर्सिंग के लिए आचार संहिता को सन 1973 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज INC के द्वारा जारी किया गया था। इसके कुछ मुख्य तत्व है जिसमें आचरण बल पर काम दिया गया। मुख्यतः नीति जो होता है व्यक्ति के आचरण व्यवहार को बताता है, प्रकट करता है। समझ गए। तो ये हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जो नर्स है ICN जो है, ICN के द्वारा जो है 1973 में आचार संहिता कोड ऑफ इथिक्स को लाया गया जिसमें आचरण पर बल दिया गया। समझ गए। जिसमें कुछ तत्व जो है निम्न है। अब कोड ऑफ इथिक्स से जो कुछ तत्व है वो 4 प्रकार के तत्व है, इसको याद रखिएगा। ओके। पहला तत्व है नर्स और जनता, नर्स एंड पीपुल। दूसरा तत्व है नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स और चिकित्सीय कार्य। ओके। एंड तीसरा है नर्स और व्यवसाय, नर्स एंड प्रोफेशन। एंड लास्ट है नर्स और सहकर्मचारी, नर्स एंड कोवर्कर। देखिए, अगर आपसे इथिक्स पूछे, इथिकल कोड ऑफ इथिक्स पूछे नर्स का, नर्सिंग का कोड ऑफ इथिक्स पूछे तो बड़ी ही आसान है। कोड ऑफ इथिक्स के बारे में थोड़ा मोड़ा लिख दीजिएगा, या कब लागू किया लाया गया ये लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद लिखिएगा कि इसमें कुछ तत्व को शामिल किया गया जो 1973 में कोड ऑफ इथिक्स दिया गया ICN के द्वारा। तो इसमें 4 तत्व है। एक है नर्स और पीपुल, नर्स और लोग, ठीक है, नर्स और व्यवसाय, ठीक है, नर्स और प्रोफेशन, नर्स एंड चिकित्सीय कार्य, नर्स एंड प्रैक्टिस, एंड लास्ट में है नर्स एंड कोवर्कर मीन्स नर्स और सहकर्मचारी। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखिएगा, इसमें कुछ तत्व में शामिल किया है। जैसे पहला है नर्स और जनता। नर्स और जनता का मतलब क्या हुआ कि इसमें रोगी की बीमारी में देखभाल करना नर्स के सबसे पहले जिम्मेदारी होती है। नर्स रोगी की देखभाल के साथ साथ उसके धर्म, रीति रिवाज व आत्मिक विश्वास का भी सम्मान करती है। नर्स को रोगी के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं थोपना चाहिए। नर्स और जनता, जनता का मतलब क्या कि कोई भी जनता अगर आता है अपना इलाज करवाने रोगी बनकर, तो नर्स को सबसे प्रथम जिम्मेदारी है कि उसे देखभाल करे, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धर्म रीति रिवाज, बिना किसी चीज़ों के जो है मतलब अनदेखा किए हुए इलाज करना चाहिए। क्योंकि सब आदमी अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने सभी चीज़ों में विश्वास रखता है, लेकिन हम उस पर जाएंगे एज ए नर्स तो दिक्कत होगा। तो इसलिए एक नर्स का यह प्रथम जिम्मेदारी है कि वह लोगों का देखभाल करे, और कोई भी लोग यानी कोई भी रोगी आए तो उसके धर्म, रीति रिवाज, आत्मिक विश्वास, इन सभी को सम्मान करना चाहिए। और नर्स को रोगी के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय जो है थोपना नहीं चाहिए कि हाँ आपको ये मानना ही पड़ेगा और मानना ही है तभी हम आपको इलाज करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। ऐसा नर्स को नहीं करना चाहिए। तो नर्स और जनता के बीच एक ऐसा मतलब होना चाहिए घनिष्ठता जिससे मरीज को कोई परेशानी ना हो। तो ये नर्स और जनता के बीच जो है कनेक्शन कैसा हो ये जान गए।
दूसरा है नर्स और चिकित्सीय कार्य। नर्स और चिकित्सीय कार्य का मतलब होता है नर्स एंड प्रैक्टिस। अब नर्सिंग में नर्स द्वारा किए जाने वाले कार्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही खुद नर्स की होती है। इसलिए नर्स को चिकित्सीय कार्य के दौरान अपने स्वास्थ्य के साथ साथ रोगी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। नर्स को चिकित्सा कार्य में उच्चतम मानक रोगी को सेवा बनाना चाहिए। देखिए, नर्स और चिकित्सीय यानी प्रैक्टिस का मतलब होता है कि नर्सिंग के क्षेत्र में नर्स द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह एक जिम्मेदारी और जवाबदेही से होनी चाहिए। उसकी खुद की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि जो नर्स है वह चिकित्सकीय कार्य में यानी प्रैक्टिस के दौरान अपने स्वास्थ्य को भी जो है अच्छे से पूरा ध्यान रखे, और नर्स जो है चिकित्सा कार्य में उच्चतम मानक रोगी की सेवा को बनाना चाहिए। मतलब 2-3 चीज़ों को नर्स और चिकित्सीय कार्य में नर्स को 2-3 चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि वो जो भी काम करे तो वह जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ में करे, और साथ में उसको खुद भी ये चीज़ का नॉलेज, जवाबदेही और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दूसरा को तो वह देख रेख करती हैं, साथ में अपना भी जो है स्वास्थ्य को जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए एक नर्स को। और जो भी व्यक्ति इलाज कराने आता है उसका उच्चतम मानक का सेवा बनाना चाहिए, देना चाहिए। तो यह जो है नर्स और चिकित्सीय कार्य से रिलेटेड हो गया। ओके। एंड तीसरा है नर्स और व्यायाम, नर्स और व्यवसाय, नर्स एंड प्रोफेशन। इसका मीनिंग होता है नर्स को अपने व्यवसाय में ईमानदारी और लगन से कार्य करने चाहिए। जो भी नर्स है उसे अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में जो है ईमानदारी से और लगन पूर्वक कार्य करना चाहिए, तथा अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हुए सेवा का स्तर बनाए रखना चाहिए। नर्स रोगी की सेवा के साथ साथ रोगी की बीमारी के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। देखिए, एक नर्स और व्यवसाय कैसे यह दोनों जो है इथिक्स को बना के रखता है। देखिए, एक नर्स को चाहिए कि अपने व्यवसाय को हमेशा एक अच्छे लेवल के और एक अच्छे कैटेगरी में रखे, अच्छे स्तर बना कर रखे, ठीक है। साथ में नर्स को अपने व्यवसाय में ईमानदारी पूर्वक और कड़ी मेहनत से कार्य को करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नर्स को जो है अलग अलग क्षेत्रों के साथ कार्य करते हुए सेवा को जो स्तर है, हेल्थ का जो स्तर है उसे बनाए रखना चाहिए। अच्छा, नर्स रोगी की सेवा के साथ साथ रोगी की बीमारी के बारे में भी शिक्षा प्रदान करती है। समझ गया चीज़ को। तो नर्स और ये व्यवसाय हो गया। एंड लास्ट है चौथा आपका है नर्स और सहकर्मचारी, नर्स एंड कोवर्कर। नर्स और कोवर्कर का मतलब होता है नर्स अपने साथ काम करने वाले सभी व्यक्तियों को एक साथ सहयोगी संबंध जो है बनाए रखती है, ठीक है। देखिए, नर्स जो है अपने साथ जो भी काम करने वाले अन्य जो सहयोगी कर्मचारी होगा उस सबके साथ जो है एक सहयोगी संबंध बनाए रखती है। सहकर्मी के कार्य के में उसकी मदद करती है, वह उनकी गलतियों को बचाने के लिए सही एक्शन भी लेती है। मतलब नर्स और सहकर्मचारी, नर्स और को वर्कर का मीनिंग होता है कि एक नर्स को अपने साथ साथ जो भी अन्य कर्मचारी है काम करने वाला, तो उनके कार्यों को जो है क्या करना चाहिए, कार्यों में मदद करना चाहिए, और उनकी अगर कोई गलती हो तो उनके गलतियों को बचाने के लिए सही एक्शन भी लेना चाहिए ताकि उनके गलती भी बच सके और उनको मदद भी किया जा सके। तो ये नर्स का जो है आपका एक रूल नियम होता है कि नर्स अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को जो है एक सहयोगी संबंध बनाए और मदद करे उसको, और उसके गलतियों को बचाने के लिए उसके लिए एक्शन भी ले, ठीक है। तो ये आपका 4 जो है आपके कोड ऑफ इथिक्स के तत्व है जो कि मैंने बता दिया, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, कोड ऑफ इथिक्स के आंसर है, और देख सकते हैं यहाँ पे चारों मैंने यहाँ पे इथिक्स यहाँ पे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अस्पताल को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्पताल क्या, अस्पताल के कितने प्रकार है, अस्पताल को जो है प्रमुख कार्य को लिखे। तो आज हम लोग देखेंगे, वीडियो बड़ा नहीं हो इसके लिए सिर्फ देखेंगे कि अस्पताल को परिभाषित करें, अस्पताल क्या होता है और अस्पताल के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो साथियों, अस्पताल के कार्य तो आप खुद इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लिख सकते हैं कि अस्पताल के क्या क्या कार्य होते हैं। बाकी चलिए हम पढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे अस्पताल को परिभाषित करना है। साथियों, सबसे पहले जान लीजिए अस्पताल का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अस्पताल यानी हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हॉस्पिटेलिस से हुई है, जो हॉस्पिस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मेजबान, मतलब होस्ट करना। साथियों, हॉस्पिटल का अर्थ होता है लैटिन शब्द में बात किया जाए तो हॉस्पिटेलिस होता है, और बात किया जाए हॉस्पिस शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है मेजबान। मतलब हॉस्पिटल जो है उसका लैटिन शब्द हॉस्पिटेलिस है, और यह हॉस्पिटेलिस से हुई है जो हॉस्पिस शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है मेजबान करना, होस्ट करना, जिसका क्या काम होता है, मेजबान। समझ गए, होस्ट। तो ये तो हो गया हल्का फुल्का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अस्पताल का मीनिंग क्या होता है। अस्पताल वह स्थान है, क्या है, अस्पताल वह स्थान है। तो यहाँ पे देख लीजिए अस्पताल का अर्थ क्या होता है। अस्पताल वह स्थान है, ठीक है, जहाँ रोगी 24 घंटे दिन रात महीने व सालों तक रहकर उसका इलाज किया जाता है जब तक कि वह ठीक ना हो। देखिए, अस्पताल एक क्या है, एक आपका अस्पताल एक स्थान है, एक जगह है जहाँ पे रोगी को या तो 24 घंटे रखा जाता है या उसे दिन रात भी रखा जाता है, उसे महीनों सालों तक रखा जाता है और उसका इलाज किया जाता है। जब तक उसका इलाज किया जाता है तब जब तक कि वह पेशेंट ठीक ना हो, ठीक है। रोगी के लिए अस्पताल का वातावरण इस तरह बनाया जाता है कि जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े और वह जल्दी ठीक होकर अपने घर लौट सके। और जो भी अस्पताल होता है
ऐसा थोड़ी ना है कि अस्पताल में बैंड बाजा बजाने लगता है, ठीक है, शोरगुल होने लगता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो रोगी को अस्पताल में एक ऐसा वातावरण मिलता है जहाँ पे उसके संपूर्ण जो है ट्रीटमेंट, संपूर्ण चीज़ें दिया जाता है और उसके वातावरण इस तरीक़ा से बनाया जाता है ताकि उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े और वह जल्दी ठीक होकर अपने घर लौट सके। अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएँ रोगी को प्राप्त होती है। तो ये तो नॉर्मली अस्पताल के बारे में हम जान लिए कि अस्पताल एक ऐसा जगह है जहाँ पर मरीज़ आते हैं और मरीज़ अपने सुविधा अनुसार चाहे तो 24 घंटे या दिन में आकर भी जा सकते हैं या फिर चाहे तो कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक पेशेंट रहते हैं, जब तक रहते हैं तब तक वह ठीक ना हो जाए। यहाँ पे एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो मरीजों के स्वास्थ्य को ठीक करने और उसके घर लौटने में मदद करता है। अस्पताल में सभी तरह की सुविधा प्राप्त होती है। यह आपके नॉर्मली एक अस्पताल का जो है आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया कि अस्पताल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट डिफिनीशन जो WHO के अनुसार दिया गया है इसी का, समझ गए। देखिए, अस्पताल किसी सामाजिक एवं चिकित्सक संबंधित संगठनों का अभिन्न भाग होता है जिसका कार्य जनता को उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों ही प्रकार के संपूर्ण सेवा प्रदान करना है। देखिए, अस्पताल जो होता है वह एक सामाजिक और चिकित्सा संबंधी संगठन का अभिन्न अंग होता है। मीन्स समाज के और एक अस्पताल जो है समाज के एक चिकित्सीय संबंधी मतलब एक देख रेख वाला एक ऐसा संगठन होता है, इसका एक ऐसा अभिन्न है जिसका कार्य होता है जनता को उपचार करना और निरोध करना, मतलब निरोधक दोनों ही प्रकार के संपूर्ण सेवा प्रदान करता है अस्पताल, तथा जिसका बाह्य रोगी सेवाएं मतलब OPD परिवार व घरेलू पर्यावरण तक पहुंचती हो। अस्पताल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं जैव सामाजिक अनुसंधान के लिए भी केंद्र है। मतलब अस्पताल जो है वह रिसर्च अनुसंधान का भी कार्य है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का भी एक केंद्र होता है। तो अस्पताल में ट्रीटमेंट उपचार भी होता है, ठीक है, निरोधात्मक उपचारात्मक दोनों होता है। साथ में अस्पताल में OPD भी चलता है, इमरजेंसी भी होता है, ठीक है, और घर से सभी लोगों तक घर तक पहुंचने का यहाँ पे अवसर होता है। साथ में जो अस्पताल होता है वह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी करता है और अनुसंधान का भी यह केंद्र होता है। ये किसने कहा? WHO ने कहा। तो चीज़ को हम लोग समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे अस्पताल के क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ पे देखिए। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। अब अस्पताल के क्या क्या कार्य होगा आप लोग खुद लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना चीज़ को। बाकी यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश में दिया गया है, ऊपर वाला का इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है कि अस्पताल क्या होता है। देखिए, अस्पताल के क्या क्या काम होते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, बीमारी से बचाना, स्वास्थ्य की पुनर्वस्थापना, रिहेबिलिटेशन, स्वास्थ्य की उन्नति, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ओके। एंड नेक्स्ट है रोगों का इलाज व निदान करना। यहाँ अस्पताल में काम होता है किस चीज़ का? तो रोगों का इलाज और निदान करने का काम होता है। रोगी की देखभाल करना, अस्पताल में रोगी का देखभाल भी किया जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट है घायलों का भी देखभाल किया जाता है। यहाँ पे बाह्य रोगी सेवा भी चलता है, OPD भी चलता है, ओके। उसके बाद IPD भी जो है अस्पताल में ही होता है। उसके बाद है मेडिकल एवं नर्सिंग अनुसंधान का भी कार्य यहीं पे होता है, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोफेशनल लोगों का जो है प्रशिक्षण भी यहाँ पे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग के यहाँ पे 10 कार्य हम लोग लिखे हैं। आप चाहे तो इसको 20 कार्य भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। आप कॉमन दिमाग लगाइए कि अस्पताल के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तमाम कार्य को लिख देना है जो अस्पताल में होता हो, समझ गए ना चीज़ को। टीकाकरण देना, टीकाकरण लगाना, ठीक है, रोगों को खोजबीन करना, रोगों को समाप्त करना, बहुत सारे जो है अस्पताल के कार्य होते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा है, आप चाहें तो 10 इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं खुद से दिमाग लगा के, ओके।